हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और चाइनीज ड्रामे को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग को देखकर ड्रामे को स्किप मत करना, क्योंकि ड्रामे की एंडिंग अच्छी है। ड्रामे की स्टार्टिंग में चुएन जी को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है जब तक तुम साइन नहीं करोगी तब तक तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। फ्लैशबैक में चुएन जी से कहता है कि रैन की किडनी तुमसे मैच हो गई है, अब वो तुम्हारी किडनी को यूज कर सकती है। जी कहती है कि अगर मैं उसे किडनी दे दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा। चुएन कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 2 किडनी है, एक किडनी देने से तो मर नहीं जाओगी। अगर रैन को तुम्हारे हार्ट की भी जरूरत पड़ेगी तो भी मैं जरा सा हेजिटेट नहीं होगा उसे तुम्हारा हार्ट देने में। प्रेजेंट में जी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चुएन कहता है कि तुम वाइफ होने के लायक नहीं हो और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हमें ड्रामा के मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम युनशा होता है। वो चुएन का चाचा होता है जो जी को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देखता है। तब सेक्रेटरी उससे कहता है कि मास्टर चुएन ने इसे पनिशमेंट दी है। युनशाओ कहता है कि जाके चुएन से कहो कि वो ये सब नहीं कर सकता। मेरी मू फैमिली की रेपुटेशन कोई मजाक नहीं है जिसे वो जब चाहे बर्बाद कर सकता है। और वो जी को उसके रूम में पहुंचाने के लिए बोलता है। इसके बाद जब जी उठती है तो वो अपने हस्बैंड को रैन के साथ देखती है। वो चुएन से कहती है कि तुम हमारे वेडिंग रूम में ये सब क्या कर रहे हो। चुएन कहता है कि मेरे चाचा अभी अभी चाइना आए हैं और तुमने उन्हें इतनी जल्दी सिड्यूस कर लिया। जी कहती है कि मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। तब रैन तबियत बिगड़ने का नाटक करने लगती है। चुएन की मम्मा आकर जी से कहती है कि तुम कैसी बहन हो, अगर रैन का किडनी ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। चुएन भी उसे पेपर पे साइन करने के लिए फोर्स करने लगता है। जी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया और मेरी वैल्यू बस एक किडनी की है। चुएन कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को प्यार के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। जी उन पेपर को फाड़ देती है और कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। चुएन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम साइन नहीं करोगी तो क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा। और वो अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले चलो। फिर वो लोग जी को ऑपरेशन रूम में ले आते हैं जहाँ रैन जी से कहती है कि मैं तुम्हारी किडनी को निकाल कर डॉग को खिला दूंगी। फ्लैशबैक में जी रैन से कहती है कि जब आग लगी थी तब तो तुम उस रूम में थी भी नहीं। रैन कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि चुएन तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा। मैं पहले से ही चुएन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। प्रेजेंट में ऑपरेशन के बाद जब जी को होश आता है तब वो चुएन को रैन के साइड में बैठा हुआ देखती है। रैन जी से कहती है कि मुझे किडनी देने के लिए शुक्रिया, बस जैसे ही मेरा और चुएन का बच्चा हो जाएगा फिर मैं चुएन को तुम्हें वापस दे दूंगी। जी कहती है कि नाटक करना बंद करो। चुएन कहता है कि ये तुम किस एटीट्यूड में बात कर रही हो। जी कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चुएन कहता है कि तुम पागल हो गई हो। जी कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ जो मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। चुएन कहता है कि मेरे बिना तुम 2 दिनों में भूख से मर जाओगी। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अभी मुझसे माफी मांग लो। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है। जी कहती है कि इतने सालों से मैं तुमसे माफी मांगते आ रही हूँ पर तुमने मुझ पर कभी भी दया नहीं दिखाई, मुझे तुम्हारा चांस नहीं चाहिए। चुएन कहता है तो ठीक है, मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें एक चीज भी नहीं मिलेगी। जी कहती है कि मुझे तुम्हारी चीजें चाहिए भी नहीं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जी से कहता है कि मास्टर ने कहा है कि जब तक आप साइन नहीं करेंगी तब तक आप इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। जी कहती है तो अब वो मुझे लास्ट टाइम देखना भी नहीं चाहता। जी साइन करके वहाँ से जाने लगती है। तब चुएन की मॉम आकर उसे रोकती है। जी कहती है कि मॉम मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब आपको मुझसे क्या चाहिए। चुएन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें 12 साल पहले फेंक कर चली गई थी, तुम बस मुझे अपनी न्यू परफ्यूम की रेसिपी लिख कर दो वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जी कहती है कि वो मेरे परफ्यूम की रेसिपी है, मैं आपको वो क्यों दूंगी। चुएन की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अगर तुम परफ्यूम बनाने में टैलेंटेड नहीं होती तो मैं तुम्हें इतने सालों तक फ्री में नहीं पालती। वो मैं ही थी जो तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठा कर लाई थी। अगर तुम रेसिपी नहीं देना चाहती हो तो तुम्हें एक आयु लिख कर देना होगा। जो पैसे मैंने तुम्हें पालने में खर्च किए हैं वो पैसे मुझे वापस दो। जी इसके लिए मान जाती है और फिर वो घर छोड़कर चली जाती है। युनशा उसे जाते हुए देखता है। फिर वो चुएन के पास आकर कहता है कि अभी तक मूव ग्रुप में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई है और वो लेटेस्ट परफ्यूम अभी तक क्यों डेवलप नहीं हुआ है। चुएन कहता है क्योंकि रेसिपी में कुछ गड़बड़ हो गई है। युनशा कहता है कि आज से सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। चुएन कहता है कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था। युनशा कहता है कि उनसे मैं बात कर लूंगा। चुएन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जी रोड पे चल रही होती है तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट रैन और चुएन की मॉम ने करवाया होता है। रैन कहती है कि अब इसे जाकर दफना दो। गार्ड मिलकर जी को दफनाने लगते हैं। तभी वहाँ शैन फैमिली का सेक्रेटरी आ जाता है और वो जी को बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब जी को होश आता है तब सेक्रेटरी उससे कहता है कि आप शैन फैमिली की यंग डॉटर हैं, हम आपको 12 सालों से ढूंढ रहे हैं, मेड की वजह से आप बचपन में गुम हो गई थी, आखिरकार आप हमें मिल ही गई। फिर वो उसे ग्रैंडमा के पास ले आते हैं। ग्रैंडमा
गैरमा जी के हाथ में बर्थ मार्क देखती है। वो कहती है कि ये मेरी सियान है। जी कहती है फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? जब मुझे फैमिली की जरूरत थी तब आप कहाँ थी? गैरमा उसे हक करती हैं और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। फिर वो जी की चोटों को देखकर कहती है कि तुम इतनी इंजर्ड क्यों हो? सेक्रेटरी कहता है कि यंग लेडी बहुत वीक है, इनकी एक किडनी भी मिसिंग है। गैरमा कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने हर्ट किया है? जी कहती है कि मैं किसी इंसान के प्यार में अंधी हो गई थी, पर अब मैं जाग गई हूँ। जिन्होंने भी मुझे हर्ट किया है उन्हें इनकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ गैरमा से मिलने युनशाओ आता है। गैरमा उससे कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर मिल गई है, मैं हमेशा से उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती थी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? युनशाओ कहता है कि शादी के मैटर में सबसे पहले आपको अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछना चाहिए। तभी वहाँ जी भी आ जाती है, जिसे देखकर युनशाओ चौंक जाता है। गैरमा कहती है कि ये युनशाओ है, मून फैमिली का होने वाला वारिस। जी कहती है ओ तो ये चुएन के चाचा हैं, मैंने तो सोचा था कि वो कोई बूढ़ा आदमी होगा, पर ये तो काफी यंग है। गैरमा कहती है कि आज युनशाओ यहाँ शादी की बात करने आया है, हमने बचपन में ही तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी थी, अगर तुम इस शादी से अग्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। जी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा एक पार्टी रखती है, इसमें चुएन रेन से कहता है कि शेन फैमिली की ग्रैंड डॉटर वापस आ गई है, हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए उससे अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। तभी वहाँ जी रेडी होकर पार्टी में आ जाती है। रेन उसे देखकर कहती है कि सिस्टर इतना हर्ट होने के बाद भी तुम जिंदा हो। चुएन कहता है अगर तुम सरवाइव नहीं कर सकती तो मेरे पास वापस आ जाओ। जी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पार्टी अटेंड करने आई हूँ, मुझे परेशान मत करो। रेन चुएन से कहती है कि सिस्टर की ड्रेस तो बहुत महंगी है, जरूर इसने ये चुराई होगी, इससे पहले कि मू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाए इसे आप यहाँ से ले जाइए। जी कहती है कि ये कपड़े और ज्वेलरी मेरी खुद की है। रेन कहती है कि सिस्टर कहीं तुम खुद को सेल तो नहीं करने लगी हो? जी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी लड़के के लिए कुछ भी करूंगी। रेन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? अभी इस वक्त रेन से माफी मांगो। जी रेन को थप्पड़ मारती है। चुएन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, और वो गार्ड से कहता है कि इस पागल औरत को यहाँ से निकाल दो। तब सेक्रेटरी आकर जी को मिस चैन कहने लगता है। वो कहता है क्या मैं आपके लिए इन दोनों को यहाँ से निकाल दूं? जी कहती है कि नहीं, अभी तो इन्हें और बड़ा ड्रामा देखने दो। चुएन कहता है तो तुमने एक आदमी को भी अपने साथ एक्टिंग करने के लिए ढूंढ लिया, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक एक्टिंग करती हो। तभी वहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और वो जी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि यही हमारी शेन फैमिली की इकलौती वारिस है, जिसे सुनकर चुएन और रेन चौंक जाते हैं। फिर ग्रैंडमा स्टेज पर युनशाओ को बुलाती है और सबको युनशाओ जी की शादी के बारे में अनाउंस करती है। चुएन कहता है कि ये नहीं हो सकता, जी मेरे चाचा से शादी नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती है कि हमारी फैमिली का मैटर है, बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो? तब युनशाओ चुएन से माफी मांगने के लिए बोलता है। चुएन ना चाहते हुए भी ग्रैंडमा से माफी मांगता है। इसके बाद युनशाओ जी से कहता है कि तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहती हो? जी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। युनशाओ कहता है कि तुमने मुझे किस चीज के लिए यूज किया है? जी कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम चुएन के चाचा हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। जब मैं अपना बदला ले लूंगी तो मैं खुद तुमसे अलग हो जाऊंगी, चाहे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हो। युनशाओ कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अगर मैं इसके लिए मना कर दूं तो क्या होगा? जी कहती है तो तुम क्या चाहते हो? युनशाओ उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर दिखाता है। जी कहती है तो तुमने पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना के रखे हुए थे। फिर वो कहती है कि हम इस मैरिज को एक कॉर्पोरेशन की तरह समझेंगे और एक दूसरे की फीलिंग से बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। युनशाओ सोचता है कि ये कितनी बेवकूफ लड़की है, इसने तो मेरे साइन भी नहीं लिए। इसके बाद चुएन की मम जी के घर आती है और वो उससे पैसे मांगने लगती है। जी उन्हें अपने पर्स के सारे पैसे दे देती है। चुएन की मम कहती है कि इतने पैसों से कुछ नहीं होगा और वो उसकी ज्वेलरी छीनने लगती है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और अपने गार्ड से चुएन की मम को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलती है। चुएन की मम कहती है कि मैं जी की मॉम हूँ। ग्रैंडमा कहती है ओ तो वो इंसान तुम हो जिसकी वजह से मेरी पोती को इतना सफर करना पड़ा, और वो गार्ड से कहती है कि इसके पैर तोड़ दो। तब जी ग्रैंडमा को रोकती है और कहती है कि चाहे ये कितनी भी बुरी पर्सन क्यों ना हो, पर इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ग्रैंडमा चुएन की मॉम से कहती है कि आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, दोबारा कभी मेरे घर में आने की हिम्मत मत करना। चुएन की मॉम उन्हें आयु दिखाती है और कहती है कि ये खुद आपकी ग्रैंड डॉटर ने लिखा था, आपकी फैमिली को मुझे चाइल्ड सपोर्ट के पैसे देने ही होंगे। तब ग्रैंडमा उसे 10 मिलियन देती है और कहती है कि दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इसके बाद युनशाओ मू फैमिली के लिए एक पार्टी रखता है, जिसमें रेन जी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, नेक्स्ट वीक मैं और चुएन शादी करने वाले हैं। जी कहती है कि तुम दूसरों के छोड़े हुए कचरे को खजाने की तरह ट्रीट क्यों करती हो? रेन कहती है कि कम से कम शादी में रहकर मैं किसी और आदमी को सिड्यूस तो नहीं कर रही। मैंने सुना है कि उस दिन युनशाओ ने ही तुम्हें उस रूम में वापस भेजा था। फिर वो चुएन को
देखकर अपनी ड्रेस पे वाइन गिरा लेती है और जी को ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेस पे वाइन क्यों डाली। तब चुएन वहाँ आ जाता है और जी से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरी नजरों में तुम हमेशा से माफी के लिए भीख मांगने वाली वही लड़की रहोगी, इसलिए चुपचाप रेन से माफी मांगो। तब जी चुएन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे अपोलोजाइज, तुम्हें कैसा लगा। चुएन भी उस पर हाथ उठाने लगता है। तब यूनशा उसका हाथ पकड़ लेता है और चुएन को पंच मारता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी चाची को मारने की। फिर वो रेन से कहता है कि आज की पार्टी सिर्फ मू फैमिली के मेंबर्स के लिए है, तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट किया। चुएन कहता है कि मेरी फियांस है। यूनशा कहता है कि ऐसी चालाक लड़की हमारी मू फैमिली में कभी एंटर नहीं कर सकती। ये सुनकर रेन वहाँ से जाने लगती है। चुएन कहता है कि ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, आपको कोई हक नहीं है इसे यहाँ से निकालने का। यूनशा कहता है कि तुम खुद एक नाजायज बेटे हो, मू फैमिली में अब और नाजायज बच्चों की कोई जगह नहीं है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी चाची से माफी मांगो। चुएन जी से सॉरी बोलता है। यूनशा कहता है कि तुम्हें अपने बड़ों से माफी मांगनी भी नहीं आती। चुएन फिर से जी से माफी मांगता है। इसके बाद जी यूनशा से कहती है कि तुम्हारा फिर से मुझ पर एक और फेवर हो गया। यूनशा कहता है फिर तुम इस फेवर को कैसे पे करोगी। मैंने सुना है कि तुम परफ्यूम बनाने में बहुत टैलेंटेड हो, मैं एक फैशन सेलिंग ब्रांड खोलना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम पहले चुएन के लिए परफ्यूम बनाती थी। फिर यूनशा उससे कहता है कि आज से तुम मेरे ही घर में मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी ग्रैंडमा भी यही चाहती है। इसके बाद यूनशा शावर लेकर जी के पास आता है। जी कहती है कि तुम मेरे रूम में सोने क्यों आए हो। यूनशा कहता है कि ये मेरा रूम है। तब जी दूसरे रूम में जाने लगती है। यूनशा कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि दूसरों को हमारी फेक मैरिज के बारे में पता ना चले तो इस रूम को छोड़कर मत जाओ। जी कहती है तो अब मैं क्या करूं। यूनशा कहता है कि तुम फ्लोर पे सो जाओ। जी कहती है कि मैं फ्लोर पर क्यों सोऊंगी। यूनशा कहता है तो क्या तुम मेरे बेड पर मेरे साथ सोना चाहती हो। इसके बाद जी फ्लोर पर सो जाती है। सुबह यूनशा जी की बैग पर चोट के निशान देखता है। जी कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रही हूँ। यूनशा कहता है कि तुम्हारे बैग पर ये निशान कहाँ से आया, पर जी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सेक्रेटरी चुएन को बताता है कि मिस जी ने मू ग्रुप के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और वो न्यू परफ्यूम डेवलप कर रहे हैं। चुएन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो उसके लिए परफ्यूम भी बनाने लगी। सेक्रेटरी कहता है कि अगर उन्होंने मार्केट में न्यू परफ्यूम लॉन्च कर दिया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ये सारी बातें रेन भी सुन लेती है। दूसरी तरफ यूनशा जी से कहता है कि तुम्हारे पास पूरा एक वीक है, तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जी कहती है कि ये पहली परफ्यूम की बोतल है जो मेरे नाम पर लॉन्च हो रही है, वरना अब तक जितने भी परफ्यूम मैंने चुएन के लिए बनाए थे उस पर तो मेरा नाम भी मेंशन नहीं था। यूनशा उसे अपने पास खींचता है और उसे उठाकर घर ले जाता है। इसके बाद रेन का आदमी जिन के कैबिन में घुसकर परफ्यूम की रेसिपी निकाल लेता है। फिर वो वहाँ पड़े हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की फोटो लेकर रेन को सेंड कर देता है। इसके बाद रेन परफ्यूम का सैंपल लेकर चुएन के पास आती है। चुएन कहता है कि परफ्यूम की स्मेल कितनी अच्छी है, क्या ये तुमने बनाया है। रेन कहती है कि ऑफ कोर्स ये मैंने बनाया है। इसके बाद चुएन यूनशा को अपने परफ्यूम लॉन्च की पार्टी का इनविटेशन देने आता है। जी कहती है कि इन लोगों ने जानबूझकर हमारी लॉन्च से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यूनशा कहता है कि तुम मुझे मिस्टर मू क्यों कहती हो, अब तुम मेरी फियांस हो, मुझे किसी और नाम से बुलाओ। तब जी उसे यूनशा कहती है, जिसे सुनकर यूनशा को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आती है जो बिल्कुल जी जैसी दिखती है। इसके बाद चुएन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने परफ्यूम के सारे इंग्रेडिएंट्स बताता है, जिसे सुनकर जी चौंक जाती है। वो कहती है कि मेरे परफ्यूम से इतना सिमिलर क्यों है। फिर वो परफ्यूम को स्मेल करती है और चुएन से कहती है कि ये हमारा परफ्यूम था, तुमने इसकी सीक्रेट रेसिपी को चुराया है। चुएन कहता है कि ये परफ्यूम रेन ने बनाया है, दुनिया में तुम इकलौती नहीं हो जो परफ्यूम बनाती हो। तभी मीडिया वाले जी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। यूनशा उसे लेकर जाने लगता है। तब मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आपने चुएन को छोड़ क्यों दिया और उनके चाचा से शादी क्यों कर ली, क्या आप दोनों नावों में सवार होना चाहती हैं। फिर वो उन्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दिखाते हैं। यूनशा चुएन से कहता है कि जब तुमने सारी फोटो और डॉक्यूमेंट ढूंढ लिए हैं तो क्या तुम सबको ये नहीं बताना चाहोगे कि तुमने शादी में होते हुए भी किसी और वुमेन को प्रेग्नेंट कर दिया था। दो नावों पर तो तुम सवार थे। और रही बात इस डॉक्यूमेंट की, तो ये फेक है, इस पर तो कोई फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं है। जब सब कुछ प्रूफ हो गया है कि सब कुछ फेक है तो मैं नहीं चाहता कि कल के अखबार में इस मैटर के बारे में कोई भी न्यूज हो। इसके बाद यूनशा से कहती है कि अब क्या होगा, कल जो हम अपना परफ्यूम लॉन्च करने वाले थे उसका क्या। यूनशा कहता है कि मैं सेक्रेटरी से उसे कैंसिल करने के लिए कहूंगा। जी कहती है कि कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, मैं डेफिनेटली कल एक न्यू परफ्यूम के साथ आऊंगी। इसके बाद जी पूरी रात परफ्यूम बनाने में लगी रहती है।
युनशाओ भी उसके पास ही बैठा होता है। नेक्स्ट दिन जी अपने परफ्यूम को प्रेस के सामने लॉन्च करती है। वो कहती है कि इस परफ्यूम की स्मेल एक लड़की की स्टोरी है जो एक बहुत ही अलग लड़के से मिलती है। शुरुआत में वो लड़का बहुत अलग होता है, बिल्कुल एक कोल्ड पर्सनैलिटी और अग्रेसिव, पर बाद में लड़की को लड़के का कैरेक्टर चेंज होते हुए दिखाई देता है। दरअसल जी ये सब बातें युनशाओ को सोचकर ही बता रही होती है। वो कहती है कि मैंने ये परफ्यूम स्पेशली अपने फियांस के लिए बनाया है। युनशाओ कहता है कि जब तुमने ये परफ्यूम मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे मार्केट में लॉन्च करके सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। इसके बाद युनशाओ जी को लेकर घर आता है। तब वहाँ पहले से ही उसकी मदर बैठी होती है। वो युनशाओ को अकेले बात करने के लिए ले जाती है और कहती है कि मेरे सामने नील डाउन करो। युनशाओ कहता है कि मॉम अब मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हें गुरेन से शादी नहीं करने दी थी और आज तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुरेन जैसी दिखती है। युनशाओ कहता है कि आपको कोई हक नहीं है उसका नाम लेने का। 10 साल पहले रुआन आपकी वजह से मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, मुझे अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अगर आपने यही ट्रिक सियान के साथ भी यूज की तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सारी बातें रेन भी सुन लेती है। इसके बाद रेन युनशाओ की मॉम के पास चाय लेकर आती है। युनशाओ की मॉम कहती है कि तुम चुएन की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम मुझसे क्या चाहती हो। रेन कहती है कि आपको नहीं पता कि सियान चुएन की एक्स वाइफ रह चुकी है, उसने शादी में रहकर चुएन के चाचा को सिड्यूस किया था, फिर वो अचानक शैन फैमिली की डॉटर बन गई और उसने मुझसे मुझसे एंगेजमेंट कर ली। युनशाओ की मॉम गार्ड से जी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। फिर सेक्रेटरी युनशाओ की मॉम से कहता है कि हमने चेक कर लिया है, रेन ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। वो 3 सालों तक चुएन के साथ शादी में रही थी। लास्ट मंथ ही उनका डिवोर्स हुआ था। मिस्टर मू ने तो मिस रुआन को ढूंढना भी बंद कर दिया है, पर 2 लोग उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सारी बातें रेन भी सुन रही होती है। युनशाओ की मॉम रेन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, तुम लोग गुरेन को कभी अपनी लाइफ में नहीं ढूंढ पाओगे और तुम जो ये फेक प्रेगनेंसी का बहाना बना के मू फैमिली में आना चाहती हो, ऐसे सपनों को देखना छोड़ दो और मू फैमिली से निकल जाओ, वरना मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। इसके बाद रेन माफी मांगने का बहाना करके युनशाओ की मॉम को पॉइजन वाली चाय पिला देती है, जिसे पीकर उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जी से कहता है कि वो लेडी आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हैं। जब जी उनके पास आती है तो वो बेहोश पड़ी होती हैं। तभी रेन आकर कहती है कि सिस्टर तुमने ये क्या किया, तुमने आंटी को जहर क्यों दिया, और वो वहाँ लेटकर मिसकैरेज होने का नाटक करने लगती है और सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। तभी वहाँ चुएन भी आ जाता है और जी से लड़ने लगता है। युनशाओ आकर चुएन को दूर हटाता है। चुएन कहता है कि तुम्हारे फियांस ने न सिर्फ रेन को धक्का दिया है बल्कि ओल्ड लेडी को जहर भी दिया है और तुम अब भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। युनशाओ कहता है कि यहाँ क्या हुआ था। रेन कहती है जब मैं इस रूम में आई तो सिस्टर ओल्ड लेडी को जबरदस्ती पॉइजन वाली चाय पिला रही थी जिससे वो बेहोश हो गई। जब मैं उन्हें बचाने आई तो सिस्टर ने मुझे धक्का दे दिया। जी कहती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया है और ना ही मैंने किसी को जहर दिया है, ये फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, इसका कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है। युनशाओ कहता है कि बस करो, सारे एविडेंस मेरे सामने है, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं। अब तुम अपने कमरे में जाओ और वहां से निकलना तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर युनशाओ से कहते हैं कि पेशेंट कोमा में जा चुका है, अगर वो होश में भी आ गई तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ मिसकैरेज की खबर सुनकर चुएन को गुस्सा आ जाता है। वो जी से लड़ने जा ही रहा होता है तब युनशाओ उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर क्या चाहिए। चुएन कहता है कि मुझे मू ग्रुप चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। युनशाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 50% शेयर दूंगा, पर बदले में तुम सियान के पास कभी नहीं जाओगे। इसके बाद रुआन युनशाओ के पास आती है। युनशाओ कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो। रुआन कहती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। 10 साल पहले मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से 300 मिलियन लेकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी। युनशाओ कहता है तो तुमने 300 मिलियन में हमारी फीलिंग्स को बेच दिया। इन 10 सालों में तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। रेन कहती है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझ पर नजर रखी हुई थी, मुझे पता चला है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गई हूँ। युनशाओ कहता है कि अब मैं मैरिड हूँ। रुआन कहती है कि तुम शादी कैसे कर सकते हो। युनशाओ कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर तुम्हारा वेट करता रहूंगा। फिर रुआन परफ्यूम की बोतल को देखकर उसे रखने की बात करती है। युनशाओ कहता है कि ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाया है। रुआन कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहती हूँ, आज तुम बहुत बिजी हो, मैं तुमसे रात में मिलूंगी। दूसरी तरफ रेन जी को रुआन के बारे में बताती है। वो कहती है कि युनशाओ तुमसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ क्योंकि
तुम्हारा फेस उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है। यूनशाओ की मॉम ने उन्हें 10 साल पहले अलग कर दिया था, पर अब रूहान चाइना वापस आ गई है। यूनशाओ उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गया है, फिर वो उसे पिक दिखाती है। इसके बाद रूहान यूनशाओ से कहती है कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं आई। यूनशाओ कहता है कि उसे कोई काम है। फिर रूहान यूनशाओ से उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जिससे यूनशाओ के हाथ से कॉफी गिर जाती है। रूहान उसका मुंह साफ करने लगती है, तभी जी भी उन दोनों को साथ में देख लेती है। यूनशाओ रूहान से कहता है कि तुम कंपनी में आ सकती हो, पर हमारे रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वहाँ जी को देख लेता है और उसे रोकता है। जी उससे कहती है, तो तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि मैं इस लड़की की जैसी दिखती थी, मतलब तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम मेरा ख्याल इसलिए रखते थे क्योंकि मैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी। यूनशाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, कल मैं सबको अनाउंस कर दूंगी हमारी एंगेजमेंट टूटने के बारे में। तभी वहाँ मीडिया वाले भी आ जाते हैं। जी उन सबके सामने कहती है कि मैं वो फैमिली से अपने एंगेजमेंट को तोड़ती हूँ। यूनशाओ कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती, और वो उसे उठाकर घर ले जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी यूनशाओ को रेन की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो ही उस दिन चाय लेकर ओल्ड लेडी के पास गई थी और उन्होंने ही वो पॉइजन दिया था। ओल्ड लेडी को उसकी फेक प्रेगनेंसी का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने ओल्ड लेडी को मारने की कोशिश की, और कल रात मीडिया वालों को भी रेन ने ही बुलाया था। यूनशाओ एविडेंस लेकर चुएन के पास आ जाता है, जिसे देखकर चुएन चौंक जाता है। यूनशाओ कहता है, अगर तुम ये सब झेल नहीं सकते तो मैं तुम्हारे लिए इसे क्लीन कर देता हूँ। चुएन कहता है कि ये मेरा मैटर है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फिर चुएन रेन से कहता है, तो तुमने मुझसे फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था, और वो तुम ही थी जिसने जी को मुंह फैमिली से निकालने के लिए फोर्स किया था। तुम कितनी विशियस वुमन हो। रेन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, ये सब झूठ है। चुएन कहता है, तो ये सारे एविडेंस भी क्या झूठ हैं। रेन कहती है, अगर मैं बुरी हूँ तो तुम भी कोई अच्छे नहीं हो, तुमने मुझे उसकी किडनी क्यों दी थी। चुएन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आग लगने वाले दिन मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। रेन कहती है, अब हम दोनों एक ही बोट पर सवार हैं, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं पब्लिक में सबको बता दूंगी कि तुमने ही मुझे जी के परफ्यूम की रेसिपी चोरी करने के लिए कहा था। चुएन कहता है, तो वो परफ्यूम जी का था। फिर वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो। रेन कहती है कि मुझे मो फैमिली की मालकिन बनना है। चुएन कहता है, वो पोजीशन तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, और वो गार्ड से कहता है कि इस पागल वुमन को यहाँ से ले जाओ। रेन कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यूनशाओ से डील करने में तुम मेरा साथ दो, फिर तुम्हारा और मेरा सीक्रेट किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन देती हूँ। फिर चुएन जी के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब रेन की वजह से हुआ था। जी कहती है कि बस करो, मैं यहाँ घर में कैद हूँ, तुम यही तो देखना चाहते थे ना। चुएन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जी कहती है कि तुम बहुत लेट हो गए हो, जब मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुमने मुझे मो फैमिली से निकाल दिया था, और अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहती। चुएन उसका हाथ पकड़ता है, तभी वहाँ यूनशाओ भी आ जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। चुएन कहता है कि तुमने इसे घर में लॉक क्यों करके रखा है, कि तुम जानते भी हो कि इसे कैसा फील हो रहा होगा। यूनशाओ कहता है कि अब रेन ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। सियाना मेरी फियांस है, और वो उसे लेकर जाने लगता है। तब चुएन भी जी का हाथ पकड़ लेता है। जी कहती है कि तुम दोनों बस करो, मैं कोई तुम दोनों के खेलने का खिलौना नहीं हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जी चुएन से यूनशाओ के घर से निकलने में हेल्प मांगती है। चुएन उसे यूनशाओ के घर से बाहर निकलवा देता है। दूसरी तरफ यूनशाओ अब्रॉड में एक मीटिंग कर रहा होता है, तभी सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिस जी घर से भाग गई हैं। यूनशाओ कहता है कि जल्दी से मेरी चाइना जाने की टिकट बुक करो। इसके बाद वो रिंग लेकर कार में बैठ जाता है। तभी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार एक्सीडेंट रेन और चुएन ने मिलकर करवाया होता है। रेन कहती है, अमू फैमिली के बारे सिर्फ तुम ही बनोगे। दूसरी तरफ जी ग्रैंडमा के पास बैठी होती है, तभी सेक्रेटरी आकर उन्हें यूनशाओ के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक्सीडेंट के बाद से किसी की भी बॉडी नहीं मिली है। जी ये सुन के बेहोशी होने लगती है और वो यूनशाओ को ढूंढने जाने लगती है। तब ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम घर पर ही रहो, यूनशाओ को मैं ढूंढवाऊंगी, और कुछ भी खबर मिली तो मैं तुम्हें उसे बताऊंगी। दूसरी तरफ रेन यूनशाओ की मॉम के वार्ड में आ जाती है। वो कहती है कि आपके मरने के साथ ही मेरे सारे सीक्रेट भी मर जाएंगे, और वो उनके ऑक्सीजन मास्क को हटाने लगती है। तभी वहाँ जी आ जाती है। तभी यूनशाओ की मॉम भी बेड से उठ जाती है। वो कहती है कि पहले तुमने मुझे जहर देकर सियान पर ब्लेम लगाया, और आज तुम मुझे सच में मारना चाहती थी। रेन कहती है कि ये सब तो मैं आपके अच्छे के लिए ही कर रही थी, वैसे भी हम जल्द ही मुंह ग्रुप पर कब्जा करने वाले हैं, आपके पास सड़कों पे भीख मांगने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। जी कहती है, तो मतलब यूनशाओ का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था। रेन कहती है, हाँ मैंने करवाया था, तुम मेरा क्या कर लोगी। तभी वहाँ चुएन पुलिस को लेकर आ जाता है और वो रेन को पकड़ने के लिए बोलता है। वो कहता है कि
तुमने ओल्ड लेडी को 2 बार मारने की कोशिश की है, मेरे पास सारे एविडेंस है। फिर उससे कहता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद कभी भी किसी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलेगा। जिस दिन तुमने मुझे धमकाया था उसी दिन मैंने तुमसे पीछे छुड़ाने का प्लान बना लिया था। आज मैंने जानबूझकर सिहान को तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया था। रैन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बाद वो रैन को ऑपरेशन रूम में ले आते हैं। जी कहती है कि आज मैं तुमसे वो लेने आई हूँ जो मेरा है, और वो उसे इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद गार्ड युनशाओ के एक्सीडेंट वाली जगह से वो रिंग लेकर आता है जो युनशाओ ने जी के लिए ली थी। सेक्रेटरी कहता है कि खाई में गिरने के बाद कार एक्सप्लोड हो गई थी, पर हमें किसी की भी बॉडी नहीं मिली है। दूसरी तरफ चुएन जी से कहता है कि चलो हम फिर से एक हो जाते हैं। अब कोई युनशाओ नहीं है और ना ही कोई रैन है, सारी मो फैमिली अब हमारी होगी। जी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, हम कभी दोबारा एक नहीं हो सकते, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जी बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सो जाती है। युनशाओ उसके पास आता है। जी कहती है कि तुम हर दिन मेरे सपने में क्यों आते हो। युनशाओ उसके हाथ से वो रिंग निकाल कर चला जाता है। सुबह जी अपने हाथ की रिंग को ढूंढने लगती है। ओल्ड लेडी उससे कहती है कि तुम्हारी रिंग को मैं ढूंढ दूंगी, पर आज तुम्हें संघाई ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने जाना है। जी रेडी होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ओल्ड लेडी से कहता है कि मिस्टर मू ने जो भी ऑर्डर दिए थे वो सब हमने पूरे कर दिए हैं। युनशाओ की मॉम कहती है तो फिर हमें भी वहाँ जल्दी से चलना चाहिए। सिहान रेडी होकर चर्च में आ जाती है। तभी उसके सामने युनशाओ भी आ जाता है, जिसे देखकर सिहान चौंक जाती है। युनशाओ कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ट्रिक करके यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या तुम भूल गई कि आज हमारा शादी का दिन है। सिहान कहती है कि तुम इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आए। युनशाओ कहता है कि मैं खाई में गिरकर इंजर्ड हो गया था, पर किसी ने मुझे बचा लिया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी वहाँ युनशाओ की मॉम भी आकर सिहान से माफी मांगती है। वो कहती है कि हमें माफ कर दो, हमने तुमसे ये बात छुपाई थी। फ्लैशबैक में युनशाओ अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है तो तुम सही सलामत वापस आ गए, इतने दिन से तुम कहाँ थे। युनशाओ कहता है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद से कुछ लोग मुझे ट्रेस कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए छुप गया था। उसकी मॉम कहती है कि वो रैन थी, उसने ये तुम्हें हार्म किया था, पर तुम घबराओ मत, वो अब जेल में है। युनशाओ कहता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि ये सब चुएन से रिलेटेड है। दूसरी तरफ चुएन बैग लेकर भाग रहा होता है। युनशाओ कहता है कि इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो। चुएन कहता है कि तुम अब तक मरे क्यों नहीं। युनशाओ कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना घटिया काम करोगे। चुएन कहता है कि मैं एक नाजायज बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए कंपनी में कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेता। मैंने कंपनी में इतने सालों काम किया, पर रिटर्न में मुझे सबकी नफरत ही मिली। और वो सिहान जो पहले मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने तुम्हारी वजह से अपना माइंड चेंज कर लिया। युनशाओ कहता है कि तुम्हारे कुछ भी कहने से तुम्हारा क्राइम नहीं छुप सकता। अगर मैं नहीं भी होता तो सिहान तुम्हारे जैसे बदमाश के पास कभी नहीं आती। और वो गार्ड से उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलता है। प्रेजेंट में सिहान रुएन के बारे में पूछती है। युनशाओ कहता है कि मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया है, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। फिर वो रिंग निकालकर सिहान को शादी के लिए प्रपोज करता है। सिहान उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यही इस ड्रामे का एंड होता है।